हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। तो आज हम करने वाले हैं रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 आपको पसंद आया होगा, ये उम्मीद है। यहाँ पे भी हम बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हो कि पेपर में 95% क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़रूरी है, इसको बढ़ाते रहिए। और हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके करे हुए हों और कुछ नहीं करे हों। तो जिन्हें नहीं करा हुआ है आपने पहले, उन्हें सीखिए। तो पेपर सिंपल आता है, पर पेपर में रियल चैलेंज है सही करना और 1 मिनट में करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, रोटेशनल मोशन रिकैप सीरीज पार्ट, रोटेशनल मोशन पार्ट 2 रिकैप सीरीज। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो अब देखिए, अब हम इसको रीड करते हैं। इफ द लीनियर डेंसिटी ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ एल लैम्डा इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, मतलब लीनियर डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो किस पे डिपेंड करता है? एक्स पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लीनियर डेंसिटी बढ़ती जाएगी। फाइंड द पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। तो बिल्कुल ये आपकी रॉड दिखाई गई है। तो अब देखिए, इस रॉड पे हमने एक एलिमेंट कंसीडर करना है, और रॉड के एक एंड से मान लीजिए इस एलिमेंट की डिस्टेंस कितनी है, x है, और इस एलिमेंट की मोटाई कितनी है, dx है। तो मास ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर है, मास ऑफ एलिमेंट हो जाएगा लैम्डा dx। लैम्डा dx विल बी द मास ऑफ एलिमेंट। ये तो पहली बात हो गई। अब आप सेंटर ऑफ मास का एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास होगा आपका, देखिए सॉल्व करते हैं। 0 टू L तक लिमिट हमें लेनी है x लैम्डा dx, क्योंकि आप जानते हो सेंटर ऑफ मास में आप m1 x1 प्लस m2 x2 ऐसे कैलकुलेट करते हैं। और ये लैम्डा ds क्या हो गया? इसका मास हो गया। और इस एलिमेंट की यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो गई? x हो गई, डिवाइडेड बाय अंडर द लिमिट 0 टू L लैम्डा dx। अब देखिए प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन शुरू होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि लैम्डा हमें दिया हुआ है, लैम्डा हमें दिया हुआ है a प्लस बी एक्स। अब एक इंटीग्रेशन हमें करना है, लैम्डा की जगह हम कितना रखने वाले हैं? a प्लस बी एक्स। तो अगली स्लाइड में चलते हैं, जगह बनाते हैं। तो देखिए 0 टू L x लैम्डा dx डिवाइडेड ओवर 0 टू L लैम्डा dx। तो आप समझ गए लैम्डा dx क्या हो गया? एलिमेंट का मास हो गया, उसकी डिस्टेंस कितनी है? x है, और लैम्डा dx मास हो गया। तो हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय मास m1 प्लस m2 प्लस m3। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल मासेस। तो यहाँ हम लैम्डा की वैल्यू रख देते हैं 0 टू L a प्लस बी एक्स इंटू एक्स dx डिवाइडेड बाय 0 टू L लैम्डा की वैल्यू रखी a प्लस बी एक्स dx। अब इंटीग्रेशन को थोड़ा ओपन करेंगे 0 टू L, तो ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय 0 टू, नीचे भी हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, a प्लस बी एक्स dx। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करा जाएगा, a का इंटीग्रेशन हो जाएगा ax, और बी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा बी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3। और यहाँ a का इंटीग्रेशन, लिमिट्स हैं आपकी 0 टू L, पहले L रखना है, फिर माइनस करते हुए 0 रखना है। अब नीचे देखिए a प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ax प्लस बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, लिमिट्स आएंगी 0 टू L। तो अब लिमिट्स हम अगली स्लाइड पे रखने जा रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा गलती हमसे हो सकता है।
तो उसको थोड़ा सुधार देते हैं। ये जो है आपका, ये कुछ ऐसे होना चाहिए, ए एक्स और बी एक्स स्क्वायर था ये आपका, बी एक्स स्क्वायर था, तो इसका इंटीग्रेशन होगा बी एक्स क्यूब बाय 3। पूरे में 3 से डिवाइड नहीं है, और ये लिमिट्स आ गई आपकी 0 टू एल। तो ये सुधार लीजिए आप। तो अब अगली स्लाइड में लिमिट्स रखने जा रहे हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स क्यूब बाय 3 0 टू एल, और नीचे है ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय 2, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स 0 टू एल। लिमिट्स रखेंगे, एक्स की जगह पहले एल रखेंगे, ए एल प्लस बी एल क्यूब बाय 3। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इंटीग्रेशन आना चाहिए। ए एल और माइनस 0 हो जाएगा क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाय 2। अब आप देखिए न्यूमरेटर से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, एल, तो ये बचेगा आपका ए प्लस बी एल स्क्वायर बाय 3, और डिनोमिनेटर से भी आप एल कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा ए प्लस बी एल बाय 2। और अगर आपको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो आप एलसीएम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, एलसीएम, तो ये हो गया 3a प्लस बी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, और ये हो गया 2a प्लस बी एल डिवाइडेड बाय 2, और अगली स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं 2 बाय 3, 3a प्लस बी एल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2a प्लस बी एल। तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब एक बार फिर आपको ये बात समझा देते हैं कि ये हमने क्यों करा, क्योंकि ये मास है और ये क्या है, डिस्टेंस है। ये एलिमेंट का मास, लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, तो एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dx है, इसलिए उसका मास होगा लैम्डा dx, और उसका डिस्टेंस कितना है, x, तो वही लगाया हमने। तो ये इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर आ गया। और 2 बाय 3, 3a प्लस बी एल स्क्वायर इंटू 2a प्लस बी एल। तो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छे क्वेश्चंस को हमने यहाँ इंक्लूड किया है, तो देखिए मैं आपको टाइम देता हूँ, ये इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, आपने नोट कर लिया। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3 आइडेंटिकल हिताची थिन रॉड्स, मतलब यूनिफॉर्म रॉड्स हैं, उस वर्ड पे मत जाइए। ईच ऑफ मास एम, हर रॉड का मास एम है, और लेंथ कितनी एल, आर जॉइंट टुगेदर, उन्हें आपस में जोड़ा जाता है टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिससे कि वो समबाहु त्रिभुज बनाए। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रेम अबाउट एन एक्सिस, हमें निकालना है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रेम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फ्रेम, जो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्लेन पर परपेंडिकुलर है, एंड पासिंग थ्रू अ कॉर्नर, और उसके कोने से होकर गुजरता है। तो चलिए अब इसको करते हैं, ये अच्छा सवाल है। ये देखिए, हर रॉड की लेंथ हमने मान लिया है, मास कितना है। अब हमें एक्सिस सपोज करना है। अब हमें क्या सपोज करना है, एक्सिस सपोज करना है। तो देखिए ये रहा आपका एक्सिस, ये आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, अब रॉड की नेमिंग करते हैं। ये रॉड नंबर 1, ये रॉड नंबर 2, ये रॉड नंबर 3। हमें तीनों रॉड का इस एक्सिस के अबाउट, तीनों रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तीनों रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं। तो रॉड नंबर, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ये जो एक्सिस है, दोनों रॉड नंबर 1 और रॉड नंबर 2 दोनों के कोने से गुजरता है। तो कोने से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाय 3, ml स्क्वायर बाय 3। अब बचा I3।
इसको थोड़ा जोड़ दे, I इक्वल टू 2ml² प्लस I3 है। तो बस आपको I3 निकालना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो I3 को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करते हैं। देखिए, हमें रॉड नंबर 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है, तो हम एक ऐसा एक्सिस सिलेक्ट करेंगे जो रॉड नंबर 3 के सेंटर से जाता हो, जो रॉड नंबर 3 के सेंटर से जाता हो और उसके पैरेलल है, उसके पैरेलल है। तो उस चीज के लिए हमें एक डिस्टेंस की भी क्या होगी, जरूरत होगी, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया d, और ये पूरी लेंथ l है तो इसका आधा होगा l/2, और यहाँ पाइथागोरस थ्योरम हम इस ट्रायंगल में यूज कर लेंगे। ट्रायंगल को नेम कर देते हैं ABC। तो ट्रायंगल ABD में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो देखिए, आप लिख सकते हैं AB² इक्वल टू BD² प्लस AD²। तो AB² हो गया L², BD² हो गया L²/4। तो AD यही डिस्टेंस है तो इसको हमने लिख दिया D²। तो ये हो गया 3L²/4 इक्वल टू D²। क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करने के लिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करने के लिए आपको डिस्टेंस तो लगेगा। तो अब देखिए, रॉड नंबर 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, तो हमने उसके एक पैरेलल एक्सिस यूज कर लिया। तो ये एक्सिस, अब देखिए I3 को हम क्या लिख सकते हैं, IC पैरेलल एक्सिस से प्लस MD²। I3 इक्वल टू IC प्लस MD²। तो IC क्या है, ये देखिए, ये जो एक्सिस इसके पैरेलल है वो एक ऐसा एक्सिस है जो रॉड नंबर 3 के सेंटर से जाता है और उसकी लेंथ पर 90 डिग्री बनाता है। तो ये हम जानते हैं ml² कितना होता है, 12। अब d हम निकाल चुके हैं, एक्चुअली हम d² निकाल चुके हैं। तो d² है 3L²/4, 3L²/4। तो इस तरह से अब आपको LCM लेना है 12 ml² और 3 9 ml²। तो ये हो जाएगा आपका 10 ml²/12, 10 ml²/12। तो थोड़ा सा कठिन है लेकिन ये बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। तो I3 हम निकाल चुके हैं 10 ml²/12। तो चलिए, I3 है आपका 10 ml²/12, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 5 ml², 5 ml²/6। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसा कि हम जानते हैं I इक्वल टू, पीछे वाले इक्वेशन पे देखिए, 2ml²/3। इस इक्वेशन में हमें I3 की वैल्यू को क्या करना है, रखना है। प्लस I3, और I3 हम निकाल चुके हैं। तो ये हो गया 2ml²/3 प्लस 5ml²/6। तो एलसीएम लेना बनता है, लिया 6। तो ये हो गया 4ml² प्लस 5ml²। तो इसका आंसर आएगा 9ml²/6। 3 से कैंसिल कर दीजिए, तो इसका आंसर आएगा 3/2 ml²। कितना आंसर आएगा इसका, 3/2 ml²। तो अब ये थोड़ा देखना है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करिए। अभी देखना है कि कौन सी चॉइस में ये हमें मिलेगा, 3/2 ml²। तो दिस इज द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर याद करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उसे करा कैसे जाता है उसको सीखना चाहिए।
तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब पढ़ते हैं। अ टर्न टेबल है जो घूम रही है, इज रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट इट्स ओन एक्सिस एट एन एंगुलर वेलोसिटी 90 आरपीएम। 90 आरपीएम का मतलब है 90 रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में 90 चक्कर लगा रही है। While a person is on the turntable at its edge, इस टर्न टेबल पे एक व्यक्ति खड़ा है जो उसके कोने पे खड़ा है। एज पर मतलब उसकी सरकमफेरेंस पर। इफ ही जेंटली वॉक्स टू द सेंटर, वो धीरे से सेंटर की तरफ चल के आता है। तो जब वो सेंटर पे पहुंचता है, इफ ही जेंटली वॉक्स टू द सेंटर ऑफ टेबल बाय विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस बाय 25%। 25% कम हो जाता है। देन द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ टर्न टेबल इज, देखिए क्या पूछा है, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ टर्न टेबल इज। फर्स्ट आंसर 0.5 सेकेंड, सेकेंड आंसर 1 सेकेंड, थर्ड आंसर 1.5 सेकेंड, फोर्थ आंसर 2 सेकेंड। तो देखिए ये सवाल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर आधारित है। तो हम मान लेते हैं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, आई है, या आप उसे 100 मान सकते हैं क्योंकि परसेंटेज का सवाल है। और I2 होगा 25% कम, 100 माइनस 25, द आंसर इज 75। और इनिशियल एंगुलर स्पीड है 90 आरपीएम। कितनी है? 90 आरपीएम। तो 90 आरपीएम को हमें बदलना पड़ेगा ओमेगा में। तो ओमेगा 1 है 90 आरपीएम, तो हम इसको लिख सकते हैं 90 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई घूमता है मिनट के लिए, हमने इसे सेकंड में बदल दिया। तो 2 पाई बाय 6 से गुणा करना है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये हुआ 9 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 6। ये 2 इसको 3 बार कैंसिल कर देगा, तो अब ये हुआ 9 पाई बाय 3। तो आपका आंसर कितना आ गया? 3 पाई। अब ओमेगा 2 हम निकाल लेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हमने अप्लाई करा। I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ये 100 था, ये एंगुलर स्पीड थी 3 पाई रेडियन पर सेकंड, ये 75 हो गया। तो यहाँ हमें ओमेगा मिल जाएगा। 25 से कैंसिल करिए 3 बार, 25 से कैंसिल करिए 4 बार, तो ओमेगा 2 मिल गया 12 पाई रेडियन पर सेकंड। पर आप जानते हैं आपसे ओमेगा 2 नहीं पूछा इस सवाल में। इस सवाल में आपसे क्या पूछा है? टाइम पीरियड पूछा है। तो चलिए हम जानते हैं ओमेगा 2 इज 2 पाई बाय टी। ये 12 पाई रेडियन था, 12 पाई इक्वल टू 2 पाई बाय टी। पाई से पाई कैंसिल, और 2 इस 12 को 6 बार कैंसिल कर देगा, तो 6 इक्वल टू 1 बाय टी। तो t इक्वल टू 1 बाय 6 सेकेंड। डिवाइड कर लीजिए, फोर्टी 0.6। तो इसको हम लिखेंगे 0.6 सेकेंड। कितने सेकेंड? 0.6 सेकेंड। देखते हैं कौन सा आंसर है। तो यहाँ देखिए आंसर दिया हुआ है 0.5, 1 सेकेंड, 1.5। तो नियरेस्ट तो करेक्ट हमें मिल रहा है 0.5 सेकेंड। हम इसको टिक कर देंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ना पड़ेगा अगला क्वेश्चन। तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं कहता हूँ आप इसे नोट जरूर करिए।
तो चलिए भाई पढ़ते हैं। A circular ring starts rolling down on an inclined plane. एक inclined plane पे circular disc रोल करते हुए नीचे आती है. From its top, let V be the velocity of its center of mass on reaching the bottom of inclined plane. जब वो इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम में पहुंचती है तब उसकी वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है. अब आगे पढ़ते हैं. इफ ए ब्लॉक स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन, अगर एक ब्लॉक है ऑन एन आइडेंटिकल इंक्लाइंड प्लेन, वो वैसे ही आइडेंटिकल प्लेन पर अगर एक ब्लॉक फिसलता है बट स्मूथ फ्रॉम इट्स टॉप, देन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज. तो यहाँ पे एक स्लाइडिंग का केस बन गया और एक रोलिंग का केस बन गया. तो सबसे पहले रोलिंग का केस देख लेते हैं. उसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है ही नहीं. तो ये देखिए, ये रिंग है आपकी, ये 0 से स्टार्ट करती है और कभी ना कभी तो ये बॉटम पे पहुंचेगी. और कहा गया है कि बॉटम पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है. और हम प्लेन की हाइट मान लेते हैं h. तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ऐसे सवालों को बहुत आसानी से किया जा सकता है. इस पॉइंट पर रिंग के पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है और जब वो रोल होते हुए नीचे आएगी तब उसके पास है काइनेटिक एनर्जी. तो ये सिंपल केस है कि पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में. पर आपको ये याद रखना चाहिए, ये रोलिंग रिंग है. रोलिंग रिंग में दो काइनेटिक एनर्जी होगी, एक हाफ mv² होगी और एक हाफ I⍵² होगी. तो कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, हाफ mv² प्लस हाफ I⍵² रोलिंग का केस है, मस्ट बी इक्वल टू mgh. अब आगे करते हैं. सबसे पहले m काट देते हैं दोनों साइड. अच्छा, m नहीं अभी कटेगा, लेकिन जब हम i की वैल्यू रखेंगे तब m कटेगा. तो चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, हाफ mv². अब रिंग जब रोल करती है तो वो अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोल करती है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr². ओमेगा को आप प्योर रोलिंग के लिए ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं, v/r. ये हो जाएगा v² बाय r² इक्वल टू mgh. r² से r² कैंसिल, तो हमें बचा हाफ mv² प्लस हाफ mv² इक्वल टू mgh. अब m को आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं. हाफ v² प्लस हाफ v², ये हो जाएगा v², ये हो जाएगा gh. तो वेलोसिटी कितनी है उसकी, √gh. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. किसी भी तरह के फॉर्मूले के याद करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट मालूम होनी चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने लगाना है और इसमें कुछ भी नहीं था. तो रिंग बॉटम पर किस वेलोसिटी से पहुंचती है, √gh. अब क्वेश्चन का अगला पार्ट कहता है कि उसी के जैसे एक और इंक्लाइन प्लेन पर, उसी के जैसे एक और इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक फिसल कर नीचे आता है और वो दूसरा जो इंक्लाइन प्लेन है वो स्मूथ है. इसका मतलब उस पर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है. तो चलिए उसको भी कर लेते हैं. तो ये रहा हमारा अगला केस. ये देखिए, और यहाँ पर एक ब्लॉक फिसलता है. तो ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेते हैं 0. और ये प्लेन बिल्कुल आइडेंटिकल है, मतलब दोनों की हाइट क्या है, सेम है. जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तब मान लीजिए उसकी वेलोसिटी होगी v1. तो फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पर ब्लॉक के पास पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पर कैसी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है. तो हाफ mv², v1², क्योंकि हमने वेलोसिटी मानी v1, इक्वल टू mgh. m से m कैंसिल, तो v1² कितना आएगा, 2gh. v1 विल बी √2gh. दैट इज आवर सेकंड इक्वेशन.
ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारा है v इक्वल टू रूट जी एच। तो फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेंगे v इक्वल टू रूट जी एच। तो v1 को हम रूट जी एच की जगह हमने v1 लिखना है 2v, तो आंसर हो जाएगा इसका रूट 2v। तो ब्लॉक जब एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर फिसल कर नीचे आएगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, रूट 2v होगी। देखते हैं कौन सा आंसर है, ये रहा आपका चौथा आंसर। द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और हमने इसमें बहुत सिंपल टेक्निक से इसे सॉल्व किया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जब ब्लॉक या रिंग प्लेन के टॉप पे होंगे तब उनके पास होगी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, और जब वो नीचे आएंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। हाँ, जब बॉडी रोल करती है तब उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर नहीं होती, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आपने नोट कर लिया। अब हम इसे पढ़ते हैं। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m, एक सॉलिड सिलेंडर है, उसका मास m है, रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द सिलेंडर एंड द इंक्लाइन इज। तो सिलेंडर और इंक्लाइन के प्लेन के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन का फोर्स पूछा गया। पहला आंसर एम जी साइन थीटा, दूसरा आंसर एम जी साइन थीटा बाय 3, तीसरा आंसर एम जी कॉस थीटा, चौथा आंसर 2 एम जी साइन थीटा बाय 3। तो चलिए इसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि रोलिंग मोशन की एक बेसिक चीज आपको बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। ये आपने सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन लिया, अब देखिए ये रोल कर रहा है और आगे भी जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगेगा, रोल करते हुए अगर बॉडी आगे जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगेगा। अब देखिए इसका जो निचला सिरा है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप ऐसे समझिए। इसका निचला सिरा है, ये रोल कर रहा है, तो निचला सिरा क्या कर रहा है, ये ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं, और ये क्या हो गया आपका आर हो गया। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रिक्शन रोलिंग में मदद करता है, रोलिंग में मदद करता है, और ये ग्राउंड पर आपका हमने बना दिया इसको, रोलिंग में मदद करता है। तो रोलिंग के कारण फ्रिक्शन क्या करता है, रोलिंग में हेल्प करता है। तो अगर मान लीजिए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये है, दिस इज कॉल्ड एफ के। एफ के को हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के को हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, कंसेप्ट नंबर 1, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन कितना होगा, एफ के इंटू आर, एफ के इंटू आर, एफ के इंटू आर, क्योंकि हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ही क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब टॉर्क का फॉर्मूला आप जानते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आई अल्फा। तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाय 2, क्योंकि वो सॉलिड सिलेंडर है। और अल्फा को हम जानते हैं ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर अल्फा, तो अल्फा को हम लिख देंगे यहाँ पर ए बाय आर। अब देखिए आर से आर कैंसिल, ये बचे, ये देखिए ये आर इसको भी कैंसिल कर देगा, तो आपका बचेगा एम ए बाय 2, एम ए बाय 2। अब हम जानते हैं कि जब एक सॉलिड सिलेंडर किसी इंक्लाइन प्लेन पर स्लिप करता है, किसी इंक्लाइन प्लेन पर स्लिप करता है, तो उसके जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो होती है 2/3 जी साइन थीटा। तो बस इस एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे रखने वाले हैं,
2/3 जी साइन थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय 3। तो ये फ्रिक्शन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, रोलिंग में मदद करता है। तो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन हो गया एफ के इंटू आर, और टॉर्क को हम लिख सकते हैं आई अल्फा, फिर आगे का काम आसान था, आई को लिखा है mr²/2, ए को अल्फा को लिखा ए बाय आर, पूरा आर कैंसिल हो गया, तो फ्रिक्शन का फोर्स आया ma/2। और हम जानते हैं कि जब एक सॉलिड सिलेंडर किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर फिसलता है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 2/3 जी साइन थीटा, तो ए की ये वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया mg साइन थीटा बाय 3। तो इसको बहुत जल्दी स्पीड से हमने करा है, तो इसका आंसर होना चाहिए mg साइन थीटा बाय 3। सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन, सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सरल तरीके से हमने इसको करा। अब देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूं आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, आपने नोट कर लिया। A thin rod of length L is vertically straight on horizontal floor. वो एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे सीधे खड़ी हुई है, vertically straight like this. This rod falls freely to one side without slipping at its bottom. तो वो अपनी वर्टिकल पोजीशन से गिरना शुरू कर देती है, ऐसा केस बना। समझ में आया? The linear velocity of the top end of the rod with which it strikes the floor is. तो ये बताओ कि जब रॉड फ्लोर से टकराएगी तब उसके टॉप एंड की लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी। चार आंसर दिए गए हैं। पहला आंसर है √2gl, दूसरा आंसर है √3gl/2, तीसरा आंसर है √3gl और चौथा आंसर है √3gl/4। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। अब आपकी ये जो रॉड है ये हम बना लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये आपकी रॉड हो गई और ये फ्लोर पर स्ट्रेट वर्टिकल पोजीशन पर है। अब यहां से ये गिरना शुरू होती है। अब अगर रॉड की लेंथ है L, तो उसका सेंटर ऑफ मास कितने पर हाइट पर होगा, L/2। अब ये रॉड गिर रही है जब, तब आपसे पूछा गया है कि उस समय आप वेलोसिटी बताइए जब रॉड गिरती है, फ्लोर को क्या करती है, टच करती है। तो ये तो हमारा इस तरह से होगा। देखिए 1 मिनट में ये बन जाएगा। अब हम इसे खींच सकते हैं। ये कुछ सिचुएशन ऐसे आएगी। चलिए इसकी बजाय हम एक सिंपल फिगर बना लेते हैं, इसको छोड़िए आप। ये ऐसे आएगा। अब ये फ्लोर से टकराने वाली है, ये आपका फ्लोर है। तो सिंपल केस है, रॉड की पोटेंशियल एनर्जी रॉड की काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। रॉड की पोटेंशियल एनर्जी रॉड की काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो अब सवाल ये उठता है, भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड कितनी होगी। रॉड की पोटेंशियल एनर्जी निकाल ले, क्योंकि रॉड का सेंटर L/2 हाइट पर है, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgL/2। अब अगला पार्ट कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड व्हेन इट इज अबाउट
to strike द फ्लोर में टकराने से पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो देखिए रॉड अपने एक सिरे के सापेक्ष अपने एक एंड के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और रॉड अपने एक सिरे के अबाउट रोटेट कर रही है, तो सिरे के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/3। और दूसरी बात हम ये मान सकते हैं कि रॉड एक सर्किल में मूव कर रही है, जिसकी रेडियस कितनी है, L है। तो ओमेगा को हम लिखेंगे V/R, तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं V/L। तो ये हमने ओमेगा की जगह, देखिए ओमेगा स्क्वायर की जगह लिखा V/L, तो ये हो जाएगा V²/L²। तो ये आपका आ गया mv²/6 काइनेटिक एनर्जी होगी रॉड की जब वो फ्लोर से टकरा रही है। तो पूरा क्वेश्चन सिर्फ सिंगल कंसेप्ट पर बेस्ड है कि यहाँ पर रॉड के पास पोटेंशियल एनर्जी, और जब रॉड गिर के फ्लोर से टकराएगी तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं कि रॉड इज रोटेटिंग अबाउट दिस एंड। इसलिए हमने रॉड की काइनेटिक एनर्जी ली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को लिखा V/R, और आई क्योंकि रॉड अपने एक एंड के अबाउट रोटेट कर रही है, तो रॉड के सिरे के सापेक्ष अबाउट इट्स एंड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/3। तो अब पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, तो हमारा थ्योरी बहुत सिंपल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ये पोटेंशियल एनर्जी किसमें बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgL/2, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mv²/6। तो 2 से 6 कट गया, m से m कट गया, तो ये इधर आया 3gL = v²। तो v की वैल्यू होगी √3gL। तो रॉड के अपर एंड की लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, √3gL। तो देखते हैं कौन सा आंसर है, √3gL। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आप ध्यान रखिए, √3gL। एक बार क्या हुआ था, किसी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया, स्टूडेंट्स एग्जाम देने गए और फिर बाद में एग्जाम से बाहर निकलने के बाद बोलते हैं हम इसे कर सकते थे, पर तो हमने पूछा क्या प्रॉब्लम आपको हो गई है, तो मैं बोला सर रॉड की लेंथ नहीं दी थी। क्या नहीं दी थी, रॉड की लेंथ नहीं दी थी। तो हमने बोला आप क्वेश्चन पेपर को दोबारा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। तो उन्होंने जब पढ़ा क्वेश्चन पेपर को तो उसमें लिखा हुआ था मीटर रॉड, मीटर स्टिक, मतलब रॉड की लेंथ कितनी दी थी, 1 मीटर। इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चंस को हमेशा बहुत ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी mgL/2 होगी क्योंकि सेंटर किस पे, मिड पॉइंट पे काम करता है, सेंटर ऑफ मास। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई की वैल्यू डाल दी, ओमेगा को डाल दिया V/R। और हम मान सकते हैं कि रॉड एक ऐसे सर्कल में मूव कर रही है जिसकी रेडियस उसकी लेंथ के बराबर है, तो V/R की जगह हमने लिख दिया L। बाकी काम क्या था, बहुत आसान था, तो ये हमने यहाँ पे कर लिया। इसका आंसर √3gL। अब देखिए, तो चलिए अब अगले उस पर आते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज नोट इट डाउन। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बुलेट ऑफ मास m इज फायर्ड अपवर्ड इन अ डायरेक्शन ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री विद एन इनिशियल वेलोसिटी u। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री है, इनिशियल वेलोसिटी u है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस बुलेट व्हेन इट इज क्रॉसिंग हाईएस्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ से हमने बुलेट को फायर किया u वेलोसिटी से, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, 60 डिग्री, और बुलेट कभी ना कभी तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी। तो ये हमने सिचुएशन डिस्कस कर ली।
हाईएस्ट पॉइंट पर हम जानते हैं वेलोसिटी उसकी कितनी होती है, यू कॉस थीटा। अब एंगुलर मोमेंटम आप जानते हैं, निकालने के लिए आपको आर निकालना पड़ेगा। तो आर का मतलब यहां पर है, देखिए व्हाट इज आर। ये आर वेक्टर हो गया। और आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि जब बुलेट हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है तब उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट के बराबर। और अगर ये टोटल रेंज है r, तो इसके आधे को हम ले सकते हैं r/2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, x कोऑर्डिनेट होगा r/2 और y कोऑर्डिनेट होगा h मैक्सिमम। ये पहला कंसेप्ट आ गया। और ये आपका ओरिजिन है 0,0। तो सबसे पहले हम वेक्टर r को निकालेंगे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, r क्रॉस v होगा। तो सबसे पहले आपको वेक्टर r को निकालना है। तो ये हो जाएगा r/2 i प्लस h मैक्स j। तो देखिए इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, h मैक्स j। ये वेक्टर r हो गया। अब वेलोसिटी का वेक्टर देखिए, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाती है, तो हम इसको लिख सकते हैं u cos थीटा i। तो अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फिर बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो r और h मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमें मालूम है, हम लिख सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम अगले स्टेप में चलते हैं। ये देखिए समझ में आ गया, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। तो एंगुलर मोमेंटम होगा आपका m r क्रॉस v। अब वैल्यू रख देते हैं r की वैल्यू है r/2i प्लस h मैक्स j। और ये हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट किसका, u cos थीटा i का। तो अब देखिए सीधे सीधे हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। r/2i का क्रॉस प्रोडक्ट i के साथ 0 हो जाएगा। उसके बाद बचा h मैक्स j का क्रॉस प्रोडक्ट होगा h मैक्स इंटू यू कॉस थीटा, और ये होगा j क्रॉस i। और j क्रॉस i को हम लिख सकते हैं, i क्रॉस j के होता है, तो j क्रॉस i क्या होगा, माइनस के। पूछा नहीं गया, लेकिन वेक्टर फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। और ये पूछा जा सकता है कि एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो भाई इस सवाल का जवाब है कि एंगुलर मोमेंटम माइनस जेड एक्सिस की तरफ एक्ट करेगा। अब रहा सवाल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू का, ये हो गई mu cos थीटा, ऐसे लिख लिया, इंटू h मैक्स, mu cos थीटा इंटू h मैक्स। तो अब एंगुलर मोमेंटम को हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया mu cos थीटा इंटू h मैक्स, और mu cos थीटा h मैक्स होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब थीटा दिया हुआ है हमें कितना, 60 डिग्री। तो ये हो गया mu cos 60 इंटू यू स्क्वायर बाय 2g साइन स्क्वायर 60। अब cos 60 देखिए, ये हो गया mu इंटू यू स्क्वायर, तो ये हो गया mu क्यूब अपॉन 2g। cos 60 की वैल्यू 1/2, साइन 60 √3/2 होता है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4। तो ये होना चाहिए 3mu स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16 अपॉन 16g।
ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3mu³ अपॉन 16g, 3mu³ अपॉन 16g, 3mu³ अपॉन 16g। तो द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो एंगुलर मोमेंटम के कंसेप्ट बहुत सिंपल है। हाईएस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, r/2, h max, फिर वेक्टर लिख लिया, हमेशा वेक्टर मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे, और एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस v। तो हमने क्या करना है, r और v का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। i क्रॉस i 0 होता है तो उसको छोड़ दिया, और h max j क्रॉस u cos थीटा इंटू i, तो हमें मिला j क्रॉस i, और j क्रॉस i को हम लिख सकते हैं माइनस के। अब कुछ नहीं था, यहाँ पे हमने h max की वैल्यू को रख दिया, और फिर थीटा को हमने कितना पुट कर दिया, 60 डिग्री। देन वी गेट आवर आंसर एज 3mu³ अपॉन 16g। रोटेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप अच्छे से जानते हैं, थोड़ा आपको यहाँ प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ आप इसे नोट कर लें। ओके, आपने इसे नोट कर लिया, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m has a string wrapped several times। ये देखिए सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, उस पर एक डोरी को कई बार लपेटा गया है अराउंड इट्स सर्कमफेरेंस। द फ्री एंड ऑफ स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द सीलिंग। ये सीलिंग है, सीलिंग पर हमने स्ट्रिंग के फ्री एंड को क्या कर दिया, स्ट्रिंग के फ्री एंड को क्या कर दिया, अटैच कर दिया लाइक दिस। ये सीलिंग से हमने इसको क्या कर दिया, अटैच कर दिया। एंड सिलेंडर इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, और सिलेंडर को रेस्ट से रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो सिलेंडर का एक्सेलरेशन निकालिए और स्ट्रिंग में टेंशन निकालिए। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और बहुत आसानी से हम इस सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे किया जाएगा। अब देखिए सबसे पहले तो आपको मानना चाहिए कि भाई टेंशन क्या है, टी, और मास क्या है, mg। तो सबसे पहला जो इक्वेशन बनता है वो ये बनता है कि mg, इसको थोड़ा प्रॉपर लिखेंगे। पहला इक्वेशन आपका बनता है mg माइनस टी नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस इक्वेशन में तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब टॉर्क, अब हम क्या निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन में हम निकालेंगे टॉर्क। टॉर्क होगा टी इंटू आर, क्योंकि टेंशन टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, इक्वल टू टॉर्क होता है आई अल्फा। तो टी इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। तो जब सिलेंडर से डोरी खींचेगी, लूज करेगी, तो सिलेंडर देखिए ऐसे ऐसे करते हुए नीचे आता जाएगा, तो वो अपने नेचुरल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे आई को हम लिखेंगे, सबसे पहले देख ले हॉलो सिलेंडर है कि सॉलिड है, सॉलिड है, तो सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2। अल्फा को अब देखिए आर से आर कैंसिल, तो टी इक्वल टू mr α/2, mr α/2। इसके बाद हम जानते हैं a इक्वल टू क्या होता है, r अल्फा होता है। तो अल्फा को हम लिख सकते हैं a/r। अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए एक मिनट इसको फिर प्रॉपरली नरेट करें, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। तो a को हम क्या लिख सकते हैं, r अल्फा। तो अल्फा हो गया a/r, तो अल्फा की ये वैल्यू यहाँ रख देनी है, तो mr/2 a/r। एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो t आ गया ma/2। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। तो अब इन दोनों इक्वेशन से हम इस सवाल को निश्चित रूप से सॉल्व कर लेंगे, निश्चित रूप से सॉल्व कर लेंगे। अब अगली स्लाइड पे जाते हैं। तो हम जानते हैं
कि mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू ए, ये हमारा पहला इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन था t इक्वल टू एम ए बाई टू, टी इक्वल टू एम ए बाई टू, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा mg इक्वल टू 3ma बाय 2, तो m से m कैंसिल, तो इसका एक्सलरेशन आएगा 2g बाय 3। एक्सलरेशन कितना आएगा 2g बाय 3। अब बात करते हैं टेंशन की, तो टेंशन है ma/2, यहाँ एक्सलरेशन की वैल्यू को रख दिया तो कितना आएगा 2g/3, 2 से 2 कैंसिल, तो टेंशन आएगा mg/3। तो ये इस क्वेश्चन के दोनों आंसर हो गए। हमने एक्सलरेशन भी निकाल लिया और टेंशन भी निकाल लिया। तो इक्वेशन बनाना ही एक आर्ट है, बस इसको आपको सीखना है। तो बोथ द आंसर हैव कम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसे नोट कर लीजिए। ये भी सरल है पर इंपॉर्टेंट है। ओके, आपने नोट कर लिया। पढ़ते हैं। 2 रिंग्स ईच ऑफ मास m, 2 रिंग दी गई है, सब हर रिंग का मास m है, एंड रेडियस आर प्लेस सच दैट, उन्हें ऐसे रखा जाता है। देयर सेंटर्स आर एट कॉमन पॉइंट, उनका सेंटर एक ही पॉइंट पर है, एंड देयर प्लेन्स आर नॉर्मल टू ईच अदर, और उनके प्लेन एक दूसरे से कितना एंगल बनाते हैं 90 डिग्री। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम about an axis passing the center and perpendicular to plane of one of the ring। अब देखिए इस डायग्राम को आप बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ हमने 2 रिंग बनाई है, तो ये उन्हें ऐसे रखा गया है कि उनका सेंटर सेम हो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उनके प्लेन्स एक दूसरे से कितना एंगल बनाते हो 90 डिग्री। तो ये हमें जो डॉटेड एक्सिस दिख रहा है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये जो डॉटेड एक्सिस है वो रेड रिंग के लिए रेड रिंग का डायमीटर है। तो ये हम अगर इसे रिंग नंबर 1 बोल दें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, डायमीटर है तो डायमीटर के अबाउट होगा mr²/2। तो ये जो डॉटेड एक्सिस है ये इस रिंग का डायमीटर है। पर व्हाइट रिंग के बारे में सोचिए, इसे 2 बोल देते हैं। व्हाइट रिंग के बारे में सोचिए, ये डॉटेड एक्सिस व्हाइट रिंग के सेंटर से पास होता है और उसके प्लेन पे परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा mr²। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा I1 प्लस I2, I इक्वल टू mr²/2 प्लस mr²। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 3/2 mr²। तो इसका जो आंसर है, चौथा आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ये आप इसे नोट कर लीजिए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और सिंपल भी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया। द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एट पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू 2i प्लस 2j। तो देखिए कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है कि लीनियर वेलोसिटी होगी ओमेगा क्रॉस r, तो हमें ओमेगा क्रॉस r को निकालना है। इसमें डिटरमिनेंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए करते हैं। ओमेगा क्रॉस r, अब ओमेगा की वैल्यू हमने रखनी है 2k कैप क्रॉस 2i कैप
प्लस 2 जे कैप। तो अब ये आपका आ जाएगा 4 के क्रॉस आई प्लस 4 के क्रॉस जे। तो के क्रॉस आई आपका मालूम होना चाहिए, ये जे होगा 4J, और के क्रॉस जे ये होगा -4I। तो ये आपका लीनियर वेलोसिटी है 4J माइनस 4I, 4J माइनस 4I। सो सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। तो डिटरमिनेंट मत यूज करिए, और आप अच्छे से जानते हैं आई जे के को, इसको याद रखिए। अगर हम क्लॉकवाइज ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस के अगला आई, के क्रॉस आई अगला। और अगर रिवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे आई क्रॉस के, तो आंसर आएगा -J, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के। तो बस इससे हम इसको आसानी से क्या है सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सवाल था। तो ये रहा आपका अगला सवाल, ये इंपॉर्टेंट है तो आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, अब मैं इसे रीड करता हूं। अ सॉलिड स्फीयर एंड ए सॉलिड सिलेंडर, एक स्फीयर है और एक सिलेंडर है ऑफ सेम मास, आर रोल्ड डाउन ऑन टू इंक्लाइंड प्लेन्स, आर रोल्ड डाउन ऑन टू इंक्लाइंड प्लेन्स ऑफ हाइट h1 एंड h2। तो पहले प्लेन की हाइट h1 है, दूसरे प्लेन की हाइट h2 है रिस्पेक्टिवली। एट द बॉटम ऑफ द प्लेन द टू ऑब्जेक्ट्स हैव सेम लीनियर वेलोसिटी। तो h1 अपॉन h2 पूछा है, तो बॉटम ऑफ द प्लेन पे दोनों की लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। पहला आंसर है 2:3, दूसरा है 7:5, तीसरा है 14:15, चौथा आंसर है 15:14। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम इसको निकाल सकते हैं। तो अब देखिए प्लेन दिया गया है, ये पहला प्लेन हो गया। अब बात करते हैं दूसरे प्लेन की, ये दूसरा प्लेन हो गया। दोनों की हाइट क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। ध्यान रखिए, दोनों की हाइट क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। पहले पर सिलेंडर, देखिए अब लैंग्वेज देखिए, सॉलिड स्फीयर, तो ये सॉलिड स्फीयर है, ये रोल डाउन होता है, और यहाँ इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं बॉटम पर। और दोनों प्लेन का इंक्लिनेशन के बारे में तो बात ही नहीं करी गई है, तो हम भी नहीं लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। इसकी हाइट कितनी है, h1। अब बात करते हैं इसकी दूसरे प्लेन की, इसकी हाइट है h2, और यहाँ से दूसरी बॉडी रोल डाउन होती है, और वो दूसरी बॉडी क्या है, सॉलिड सिलेंडर। तो ये स्फीयर है और ये है हमारा सॉलिड सिलेंडर, और दोनों के बॉटम पे वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ स्फीयर के पास पोटेंशियल एनर्जी, जब वो नीचे पहुंचेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो अप्लाइंग फॉर स्फीयर हम सॉल्व कर लेते हैं। फॉर स्फीयर हाइट है mg h1, और एनर्जी है हाफ mv² प्लस हाफ I ω²। तो mgh1, सिलेंडर जब रोल करता है तो अपने डायमीटर के अबाउट रोल करता है, इसलिए 2/5 mr²। ओमेगा को लिखा हमने v/r, तो ये हो जाएगा v²/r²। तो देखिए r² यहाँ कैंसिल हो गया, तो mgh1 हाफ mv² प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 1/5 mv²। तो ये हो जाएगा mgh1
विल बी इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए तो ये आएगा 7/10 mv²। तो ये कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, तो ये हमारा पहला इक्वेशन आया है GH1 इक्वल टू 7v²/10। और ये इक्वेशन हमने किसके लिए निकाला है? सिलेंडर के लिए, स्फीयर के लिए निकाला है। अब सिलेंडर के लिए सॉल्व करते हैं। फॉर सिलेंडर, हाइट है h2, हाफ mv², हाफ i ω², तो mgh2 हाफ mv², और सिलेंडर का होता है mr²/2, और ओमेगा को लिखा v/r, तो ये हो गया v²/r², r² कैंसिल, तो mgh2 आ गया 1/2 mv² प्लस 1/4 mv², ये कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या कैंसिल करेंगे, अब इसको हम जोड़ देंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 3/4 mv², दोनों की वेलोसिटी सेम रहती है, तो ये आपका आ गया सेकंड इक्वेशन GH2 इक्वल टू 3/4 v²। और अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, एक स्फीयर के लिए हो गया और एक सिलेंडर के लिए हो गया। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, हमें डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करने के लिए अब हम यहाँ पर एक जगह बना लेते हैं। पहला इक्वेशन हम लिखते हैं GH1 अपॉन GH2, पहले इक्वेशन में है ये 7v²/10, 7v²/10, और दूसरे में है 3/4 v², तो v² तो यहाँ आप देखिए कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचता है, यहाँ पर g से g भी कैंसिल हो गया, तो बचता है h1 अपॉन h2 7/10 इंटू 4/3, 2 से कैंसिल करें, 2 5, तो 14/15, तो हाइट का रेशियो कितना आएगा, हाइट का रेशियो कितना आएगा 14/15 आना चाहिए, हाइट का रेशियो कितना आना चाहिए 14/15, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। या तो आप फॉर्मूले भी याद कर सकते हैं, है ना, फॉर्मूले भी याद कर सकते हैं, पर मेरी एडवाइस यही है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत जल्दी क्वेश्चंस को क्या करता है, सॉल्व करता है। और दोनों केसेस में आप देखिए वेलोसिटी क्या थी, बॉटम वेलोसिटी सेम थी, पहले प्लेन की हाइट h थी, दूसरे प्लेन की हाइट कितनी थी, h2 थी। आपसे पूछा गया h1 अपॉन h2 निकालिए, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हमने यूज सबसे पहले किसके लिए किया, स्फीयर के लिए किया। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज हमने किसके लिए किया, सिलेंडर के लिए किया। तो इस तरह से आप देखिए, ये बड़े ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इक्वेशंस को डिवाइड किया और आंसर हमने निकाल दिया। तो ये था रोटेशनल मोशन का सेकंड लेक्चर रिकैप सीरीज में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कमेंट ज़रूर लिखिए, ज़रूर बताइए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, हमें बताइए। और अगर आप कमेंट लिखेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलता है, ये ज़रूरी है। पढ़ते रहिए, लगातार रिवाइज करिए, क्योंकि बिना रिवीजन के कोई भी नॉलेज कंप्लीट नहीं होता है। फिर मिलेंगे रोटेशनल मोशन के लेक्चर 3 में मिलेंगे। अगेन थैंक यू।